नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेगमेंट के अंदर हमने जिस टॉपिक पे बात की थी, जिस व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत पर हमने बात की थी, वह सिद्धांत था कैटल का। कैटल के सिद्धांत पर हमने बात की थी और कैटल के सिद्धांत पर हमने चर्चा करते हुए हमने देखा कि जो कैटल था, कैटल ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत दो तरह के सील गुण बताए थे और उन सील गुणों का नाम था, एक था सतही सील गुण और एक था मूल सील गुण। इन दोनों के ऊपर हमने चर्चा की थी और हमने जाना कि जो सतही सील गुण होते हैं वह कौन से सील गुण होते हैं, और हमने जाना कि मूल सील गुणों के बारे में भी हमने पढ़ा। कैटल के सिद्धांत के बाद मैंने आपको पिछली क्लास के अंत में आपको मैंने बताया था कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या और हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यवहारिक जीवन के लिए भी क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या नाम है उस सिद्धांत का? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब दोस्तों बात करते हैं इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने वाला जो सबसे पहले जो व्यक्ति था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला जिस व्यक्ति का या मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। क्या नाम है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड। और इस सिगमंड फ्रायड का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वो भी थोड़ा सा याद रखना, 1856 से 1939। 1856 से लेकर 1939 तक अपनी इसने सेवाएं मनोविज्ञान के अंतर्गत दी थी। और अपने इस जीवन काल के 40 वर्षों के अंतर्गत, यानी कि 40 वर्षों के नैदानिक अनुभव के आधार पर, यानी कि मनोविज्ञान की थ्योरियों को समझने और उन पर प्रयोग करके 40 वर्ष के अपने अनुभव के बाद इसने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत का नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम था, इसने व्यक्तित्व की थ्योरी को बिल्कुल ही बदल दिया। इसने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की थ्योरी को बिल्कुल दोस्तों बदल दिया। और 40 वर्ष के अनुभव के बाद 1933 के अंदर, कब? 1933 के अंदर अपना सिद्धांत क्या किया? प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। और ये सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, अभी मैंने आपको बताया। और 1933 में ये प्रतिपादित किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ये बात हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इस सिद्धांत के लिए पहले। और देखिए, दूसरी बात अगर हम बात करें इस सिद्धांत को देने पर, इसने व्यक्तित्व को लेकर कितने तत्व, कुछ तत्व बताए थे। क्या? इसने व्यक्तित्व के कुछ तत्व बताए थे और उन तत्वों के आधार पर इसने कहा कि व्यक्तित्व क्या वर्गीकरण इसने 4 तत्वों के आधार पर किया। व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने तत्वों के आधार पर किया दोस्तों? 4 तत्वों के आधार पर किया। और ये 4 तत्व है कौन कौन से दोस्तों? तो सबसे पहला जो तत्व आता है वह आता है व्यक्तित्व का संगठन। कौन सा? व्यक्तित्व का संगठन। व्यक्तित्व का संगठन। और जो दूसरा तत्व आता है दोस्तों, वह आता है व्यक्तित्व की संरचना। कौन सा आता है? व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना। और जो तीसरा तत्व आता है दोस्तों, वह आता है व्यक्तित्व की गति की और व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व की गति की। और चौथा है व्यक्तित्व का विकास। अब
अब देखिए दोस्तों, ये 4 तत्वों के आधार पर अपना इसने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या किया था? अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और प्रत्येक तत्व के अंदर इसने कुछ अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। प्रत्येक तत्व के अंदर इसने कुछ अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का संगठन, जो इसका पहला तत्व है उसमें 3 अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी दोस्तों? 3 अवस्थाएं। पहली चेतन अवस्था, दूसरी अचेतन अवस्था, और तीसरी थी इसमें दोस्तों अर्धचेतन अवस्था। कौन सी थी? अर्धचेतन। और उसी प्रकार जो व्यक्तित्व की संरचना है उसके अंदर इसने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली बताई थी इड, जिसे हम बोलते हैं इदम। एक होता है ईगो, जिसे हम बोलते हैं अहम। और एक होता है सुपर ईगो। कौन सी होती है? सुपर ईगो, जिसे हम बोलते हैं परा अहम। क्या बोलते हैं इसे हम? परा अहम। क्या बोलते हैं इसे हम? परा अहम बोलते। इस प्रकार से इसने ये तो 2 तत्व बताए थे। व्यक्तित्व का संगठन में 3 अवस्थाएं बताई और व्यक्तित्व की संरचना में भी इसने 3 अवस्थाएं बताई। उसके बाद जब व्यक्तित्व की गति की, अभी देखिए सबसे पहले हम व्यक्तित्व के संगठन को हम पढ़ते हैं, व्यक्तित्व की गति की और व्यक्तित्व के विकास के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है वो है व्यक्तित्व का संगठन। इस तत्व को समझना हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तत्व से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और ये जो तत्व है इस सिद्धांत की नींव है। ये सिद्धांत की क्या है? समझने की एक नींव है। अगर यहां आपको चीजें समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं का ही दूसरा रूप है। क्या है? इन्हीं से जुड़ी हुई 3 अवस्थाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तित्व का संगठन। इसकी बात करेंगे दोस्तों हम व्यक्तित्व के संगठन की। देखिए व्यक्तित्व के संगठन में मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई मैंने आपको? पहली अवस्था मैंने आपको बताई कौन सी? चेतन मन। चेतन। और दूसरी अवस्था मैंने आपको बताई, दूसरी अवस्था मैंने आपको क्या बताई? अचेतन मन। और तीसरी अवस्था दोस्तों मैंने आपको बताई कौन सी? अर्धचेतन। ठीक है ना? ये 3 अवस्थाएं हैं हमारी। ये तीनों अवस्थाएं किस तत्व के अंतर्गत आती है? व्यक्तित्व के संगठन। यानी कि सिगमंड फ्राइड का क्या कहना था? सिगमंड फ्राइड का कहना था कि व्यक्ति का जो संगठन बनता है, व्यक्ति के इन 3 अवस्थाओं के संगठन से बना हुआ है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो इन 3 अवस्थाओं के संगठन से क्या है? बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अब ये क्या है अचेतन मन और चेतन मन और अर्धचेतन मन? ये हमारी मानसिक क्रियाएं हैं दोस्तों। ये हमारे मस्तिष्क के भाग है। हमारा मस्तिष्क जो है वो इन 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सबसे पहले चेतना होती है, अचेतना होती है और अर्धचेतना होती है। चेतना क्या होती है, अचेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों चेतन मन की। तो देखिए चेतन मन को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड कहते हैं। देखिए चेतन मन होता क्या है? दरअसल चेतन मन क्या होता है? चेतन मन शरीर का, मन का वह तत्व या मस्तिष्क का वह भाग है जिसके अंदर क्या रहता है? सभी प्रकार की संवेदनाएं क्या रहती है? जिसमें सभी प्रकार की संवेदनाएं, आपकी अनुभूतियां क्या रहती है? आपकी अनुभूतियां रहती है। क्या रहती है? आपकी सभी प्रकार की अनुभूतियां और आपकी संवेदनाएं रहती है। और इन संवेदना और अनुभूतियों का जो संबंध होता है, जो होता है ना दोस्तों, वो किससे होता है? वर्तमान से होता है। वर्तमान से होता है। किसका होता है? वर्तमान, प्रेजेंट से होता है। वर्तमान से होता है। किससे होता है? वर्तमान से होता है। यानी कि अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप ये क्लास लगा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके मस्तिष्क में जो बातें चल रही है ना दोस्तों, जो आपको याद है, आपके मस्तिष्क में चल रही है, जो मौजूदा टाइम में या वर्तमान टाइम के अंदर, वह सभी क्या कहां पर है? आपके चेतन मन के भाग में है। कहां है? चेतन मन के भाग में है।
यानी कि जो चीजें आपको याद है, अच्छे से याद है, जिनको याद करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, और वह सभी बातें कहाँ रहती है? आपके चेतन मन में रहती है, यानी चेतन मन का भाग होता है। दूसरी बात, जो चेतन मन जो होता है ना दोस्तों, ये थोड़े समय के लिए होता है। कोई भी बात हो थोड़े समय के लिए हमारे चेतन मन में रहती है, इसीलिए कहा जाता है ये चेतन मन जो है वह हमारे मस्तिष्क का लघु भाग है। लघु भाग है। क्यों कहते हैं इसे लघु भाग? लघु भाग कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, क्योंकि जो चीज आपके मस्तिष्क के अंदर वर्तमान समय में है, वह बातें वर्तमान समय में रहती है, परंतु वर्तमान भी कहाँ चला जाता है? फ्यूचर में हो जाता है। और फ्यूचर में जो चीजें याद है वह चेतन मन के भाग में नहीं गिनी जाती। जो चीज वर्तमान में आपको मस्तिष्क में आपके घूम रही है, जो बातें आपके मस्तिष्क में घूम रही है, वह सभी बातें आपके कहाँ होगी? चेतन मन के भाग में होगी। आपको जो चीज याद है, यानी कि वर्तमान में आपने मेरी बातों को सुना और आपके मस्तिष्क में जब तक वो चीज याद है वो चेतन मन में है, परंतु जैसे ही आप उसे भूल गए तो वह चीज वहां कहां चली जाएगी? आपके अचेतन मन में चली जाएगी। अब देखिए, जब हम किसी बर्तन को किसी चीज से भरते हैं तो जो नीचे जो चीज होती है वह ऊपर वाली चीज के नीचे दब जाती है। तो आप अभी आपके मन में जो बातें चल रही है और फिर नई बातें आप जैसे जैसे सुनते जाओगे तो वो बातें उसके ऊपर वो आती जाएगी और वो नीचे जो बात थी वो उसके नीचे दब जाएगी। यानी कि वो अब कहां चली गई? धीरे धीरे वो कहां, चेतन मन से कहां चली जाती है? अचेतन मन में। बातें कहां चली जाती है? चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है। यानी कि मौजूदा टाइम में जो वर्तमान समय में आपकी बातें रहेगी वो चेतन मन में रहेगी, परंतु धीरे धीरे वो बातें कहां चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है ये लघु भाग होता है, सीमित भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, जिसमें थोड़े समय के लिए कुछ रहती है। चेतनाएं थोड़े समय का भाग होती है, चेतनाएं थोड़े समय के लिए हमारे मस्तिष्क में रहती है। इसीलिए कहा जाता है जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारे मस्तिष्क का कितना होता है? 10% होता है। कितना होता है दोस्तों? 10% भाग होता है। यानी कि 1/10वां भाग जो है वो हमारे चेतन मन का होता है। यानी कि 100 में से 1/10वां भाग, 10% भाग हमारे कहाँ है? चेतन मन में रहता है, और बाकी सारा 90% भाग कहाँ रहता है? हमारा अचेतन मन का भाग। कितना है? अचेतन। यानी कि वर्तमान समय में जितनी भी बातें हैं वह सारी चेतन मन से होगी, और जैसे जैसे बातें फ्यूचर में चली जाती है वह बातें कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में। इसलिए कहा जाता है जो चेतन मन होता है वो हमारे मस्तिष्क का 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। और जो हमारा चेतन मन होता है वह 10% होता है। यानी कि 1/10वां भाग होता है कौन सा? हमारा चेतन मन, और 9/10वां भाग क्या होता है? हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, यहां तक बात समझ में। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में आ रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतन मन में होता है। बात यहां तक समझ में, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है कि जो वर्तमान समय में जो बातें आपके मस्तिष्क में आ रही है वह सबसे पहले कहाँ आएगी? आपके चेतन मन में आएगी। कहाँ आएगी? चेतन मन में आएगी। और चेतन मन से बातें कहाँ चली जाती है? आपके अचेतन मन में चली जाती है। अब बात करते हैं अपने अचेतन मन का। तो हमने सबसे पहली बात क्या की? हमारे मस्तिष्क का 90% भाग होता है। अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का 90% भाग होता है, जिसके अंदर अचेतन का तात्पर्य क्या, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या तात्पर्य हम क्या कहते हैं? जो चेतन या चेतना से परे हो। अचेतन का मतलब क्या होता है? जो चेतना से क्या हो? परे हो। यानी कि जिन बातों को याद करने के लिए हमें किसी प्रकार की मशक्कत करनी पड़े या परेशानियों का सामना करना पड़े दोस्तों, वह सभी बातें कहाँ है? आपकी अचेतन मन में। वह अनुभूतियां या संवेदनाएं जिन्हें याद करने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़े या दिक्कत का सामना या जोर देना पड़े अपने मस्तिष्क पर, वह सभी बातें कहाँ रहती है? आपके अचेतन मन में रहती है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि जो अचेतन मन जो होता है ना दोस्तों, अचेतन मन में ये ना तो चेतना के भाग होते हैं और ना ही अर्धचेतन में होती है। अचेतन का मतलब आप उसे पूर्ण रूप से भूल चुके हो, उस बात को आप पूर्ण रूप से क्या है? भूल चुके हो। अर्धचेतन का मतलब क्या होता है? अधूरी बातें याद होना।
कई बार आप जब देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को देखकर हम ये कहते हैं कि यार इस व्यक्ति को हमने कहीं देखा है, पर इसका नाम याद नहीं आ रहा। वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है अर्धचेतन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अर्धचेतन। याद है भी और याद नहीं भी है, यानी कि चेतन और अचेतन मन के जो बीच का भाग होता है, ना तो वो बात चेतन मन में है और ना ही वो अचेतन मन में है, बीच में लटकी हुई है, तो वो अर्धचेतन का भाग होगी। परंतु अगर जो चीज आप बिल्कुल भूल चुके हो, ना तो वो अर्धचेतन में है और ना ही वो चेतन मन में है, और अगर कहाँ होगी फिर वो बात कहाँ होगी? वो अचेतन मन के अंतर्गत होगी। मान लीजिए आपको कोई चीज दुख दे रही है, यानी पीड़ा दे रही है। क्या दे रही है? आपको कोई चीज पीड़ा दे रही है या दुख दे रही है, तो उस चीज को आप भूलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उसे भूलने की। वर्तमान समय में अगर वो चीज आपके चेतन मन में है, तो धीरे धीरे वो चीज कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में। किसी भी प्रकार को जब हम कहते हैं कि हम किसी बात को भूल नहीं सकते, तो भूल सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, कोई भी अनुभूति हो हमारी, वह ज्यादा समय के लिए चेतन मन में नहीं रह सकती, उसे अचेतन मन में जाना ही पड़ता है। चेतन से अचेतन और अचेतन में चली जाती है। चेतन से कहाँ आती है? अचेतन में, और फिर आ जाती है अचेतन में, और फिर बात कभी भी हमारे याद नहीं आती जब तक हमें याद दिलाया नहीं जाए। जब तक हमें याद दिलाया नहीं जाए। तो बात समझ में आई? चेतन मन हमारे वर्तमान समय की अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो हमारा अचेतन मन होता है उसका मतलब क्या है? बात ना तो चेतन मन में कोई भी संवेदना या अनुभूति ना तो चेतन मन में होगी ना अचेतन मन में होगी। जब आप उस चीज को भूल गए हैं तो वह बात कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। ऐसे अनुभव अचेतन मन में होते हैं। अचेतन मन में रहने वाले विचार में इच्छाओं का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों? क्योंकि अचेतन मन में हम कौन सी बातें ज्यादा भूलते हैं? देखिए ये वो इच्छाएं होती है हमारी जो कामुक इच्छाएं हो, जो क्या हो? हमारी कामुक इच्छाएं हो, सामाजिक या अनैतिक इच्छाएं हो। कौन सी इच्छाएं हो? अनैतिक या पीड़ादायी इच्छाएं जो होती है ना हमारी, वह सभी कहाँ चली जाती है? आपके अचेतन मन में। देखिए आप भूलते किन को? भूलते किस चीज को? भूलते हम उसी चीज को है जो चीज हमें पीड़ा दे, यानी कि अनैतिक रूप से अगर हमारे साथ वह चीज जुड़ी हुई है तो हम उसे नकार के उसे भूलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? नकारते हैं। और भूल जाना चाहिए। जो चीज अनैतिक है, जो चीज आपको पीड़ा देती है, उस चीज को भूल जाइए, क्योंकि ज्यादा समय के लिए कोई भी चीज आपके चेतन मन में रहने वाली नहीं है। कुछ समय के लिए वह रहेगी, पीड़ा देगी, परंतु धीरे धीरे दोस्तों कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में। तो परेशान नहीं होना है हमें समझना है इस चीज को कि चेतन, अचेतन और अचेतन हमारे मस्तिष्क में किस तरह से कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने चेतन मन को पढ़ा, फिर हमने अचेतन मन को पढ़ा। क्योंकि जो चीज हमें कानून या अनैतिक कामुक इच्छाएं जो अनैतिक या पीड़ादायी होती है, उनको हम क्या कर लेते हैं? अचेतन मन में दमित कर लेते हैं। दमित का मतलब दबाना। हम उसे दबा लेते हैं। यार ये चीज, अब मान लीजिए आपको बाइक चाहिए, परंतु घर वालों ने आपको दिलाने से मना कर दिया कि वे नहीं दिलाएंगे, तो आपकी जो ये इच्छा थी, उस इच्छा को आप पूरा नहीं कर सकते। आपके लिए ये चीज क्या है? आपके लिए दमित इच्छा है। क्या है? आपको परेशान या पीड़ा देने वाली इच्छा है, जो आप कुछ समय के लिए उसे लेकर आप उदास होगे, परंतु धीरे धीरे आप उस इच्छा को क्या कर लोगे? दमित करोगे। और दमित करने के बाद वो चीज कहाँ दमित होती है? आपके अचेतन मन में दमित होती है। कहाँ होती है? अचेतन मन में दमित होती है। यानी कि जो अनैतिक या पीड़ादायी चीजें जो होती है, बातें होती है, अनुभूतियां होती है, हम उनको क्या कर लेते हैं? दमित करके अचेतन मन में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? अचेतन मन में डाल देते हैं। और ये इच्छाएं हमारी क्या हो जाती है? उसके बाद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। परंतु क्या होता है, जब हम अचेतन मन में उस चीज को जब डालते हैं तो क्या करते हैं? जब अचेतन मन में हम दमित कर लेते हैं तो वह क्या थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़े समय के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। परंतु जैसे जैसे हमें वो चीज अगर वापस से याद दिलाई जाएगी तो वो चीज क्या है? चेतन मन में आने का क्या करेगी? भरसक प्रयास करती रहेगी। क्या करेगी? भरसक प्रयास करती रहेगी कि अब तो मैं चेतन मन में चली जाऊं। क्या है? चेतन मन में चली जाऊं। ऐसा नहीं होगा। देखिए हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते।
जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। तो उन इच्छाओं को याद रखेंगे। अगर चेतन मन में वो रही तो वो हमें क्या देगी, पीड़ा देगी। तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन इच्छाओं को धीरे धीरे उस चीज से ध्यान अपना जो है वो हटाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान हटाते हटाते वो चीज कब हमारे चेतन मन में चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चेतन मन है वो वर्तमान अनुभूतियों का अनुभव कराता है, और जो अचेतन मन है वो ना तो वो क्या करता है, वो अनैतिक इच्छाएं या जो हमारी इच्छाएं ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, उन इच्छाओं को कहाँ डाल देता है, हमारे अचेतन मन में डाल देता है, यानी कि दमित कर लेता है। क्या कर लेता है, दमित कर लेता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अचेतन मन में जो बात चलेगी वो जिंदगी भर आपको कभी याद ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अचेतन में कोई भी बात या कोई भी इच्छा अगर आपकी दमित हुई है, उस इच्छा को अगर बाहर निकाला जाए तो आप निकाल सकते हैं। क्या निकाला जाए, निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वजह से आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, यानी कि अपने मस्तिष्क की चेतन मन से उसे बाहर निकालकर कहाँ डाल दिया, उसे दमित कर लिया, यानी कि अचेतन मन में डाल दिया। परंतु अगर वो व्यक्ति बार बार अगर आपके सामने आता है तो वह क्या करेगा, जो अचेतन मन में पड़ी इच्छा जो है, आपकी बात जो है, अनुभूति है, वह भरसक प्रयास करेगी कहाँ आने का, चेतन मन में आने का। और बार बार वह चेतन मन को दरवाजा खटखटाएगी, अरे मुझे अंदर डालो, अरे मुझे अंदर डालो। तो चेतन मन कहेगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं वर्तमान समय भी मेरे पास बहुत सी स्टोरेज पड़ी है, मैं उनको संभालूंगा, मैं तेरी बात कैसे संभालू। तो इस तरह से ये क्रियाएं की जाती है इसके अंदर। क्या की जाती है इसके अंदर, ये क्रियाएं की जाती है। अब देखिए आप कहेंगे जो स्वप्न, आपने सपनों का नाम तो सुना होगा, किसको, सपनों का, स्वप्न का नाम तो सुना होगा। स्वप्न का मतलब क्या होता है, सपने। सपने होते हैं ना हमारे, वह अचेतन मन के कारण आते हैं। क्या आते हैं, अचेतन, यानी कि अचेतन मन में अगर काफी इच्छाएं अगर आपने दमित कर ली तो वह दमित इच्छाएं आपके स्वप्न के माध्यम से आपके सामने तस्वीर एक फिल्म के रूप में चलती रहती है। यानी कि सपनों का आना क्या है, सपनों का आना क्या होता है, सपनों का आने का मतलब है जो चेतन मन में आपको आपकी जो अनैतिक इच्छाएं, अनुभूतियां थी, संवेदनाएं थी, उनको आपने कहाँ डाल दिया, अचेतन मन में डाल दिया। अभी अचेतन मन क्या है, जैसे जैसे भरेगा ना, मटका भरेगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और बाहर निकल के ये चेतन मन में जाने का प्रयास करेगा। तो चेतन मन में तो ये नहीं जा पाएगा, परंतु ये क्या करेगा, स्वप्न के माध्यम से, सपने के माध्यम से आपकी उसको फिल्म दिखाने की कोशिश करेगा कि आप उसको चेतन मन में डाल लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए। परंतु क्या होता है, स्वप्न जो है वो, सपने कुछ हद तक हमें याद रहते हैं। आपने देखा होगा, आपको कोई रात को कोई सपना आया हो और आप सुबह उसको याद करने की कोशिश करते हैं, सपना आया क्या बात है, पूरी बात आप भूल जाते हैं, आधी अधूरी बात आपको याद रहती है। वो इसी वजह से रहती है दोस्तों, क्योंकि वो अचेतन मन में पड़ी है। उसने आपको फिल्म चेतन मन में आने का प्रयास किया, कुछ बातें इसके अंदर चेतन मन में आ जाती है, परंतु ज्यादातर हिस्सा कहाँ रह जाता है, अचेतन मन में। इसलिए अधूरी बातें हमें याद रहती है स्वप्न को लेकर। अब बात करते हैं हम अर्धचेतन की। तो देखिए दोस्तों, देखिए अर्धचेतन क्या होता है। अर्धचेतन होता है हमारे चेतन और अचेतन के बीच का भाग। क्या होता है, अचेतन के बीच का भाग कहाँ, क्या होता है आपका, अर्धचेतन होता है। क्या होता है, अर्धचेतन होता है। यानी कि जो इच्छा या अनुभूति या संवेदना जो ना तो चेतन मन में है और ना ही अचेतन मन में है, कहाँ है, बीच में रहती है। यानी कि याद है भी और याद नहीं भी है। ऐसी स्थिति होने पर क्या होगा, अर्धचेतन होगा। क्या होगा, अर्धचेतन होगा। अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो सचमुच में पूर्णतः ना तो चेतन मन में होता है और ना ही कहाँ होता है, अचेतन मन में। इसमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन मन से अनुभव में नहीं होते, परंतु थोड़ा प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, चेतन मन में आ जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपने एग्जाम तो दिए हैं, सभी ने एग्जाम देते हैं। हम एग्जाम के अंदर हमें कोई पर्सन हमारा पढ़ा हुआ होता है, परंतु उस पर्सन को देखकर हमें ये लगता है ये पर्सन हमने पढ़ा था, परंतु इसका आंसर क्या होगा। पर तो फिर हम मस्तिष्क में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अब वो चीज क्या है, ना तो चेतन मन में याद है नहीं आपको, और ना ही वो क्या है, आपके अचेतन मन में है। आधी अधूरी चीज आपको याद है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि आपको पढ़ा था, इस पेज पे था, ये इस लाइन में था, परंतु क्या था, तो आधा अधूरा है। फिर उसको थोड़ा सा जोर देंगे ना मस्तिष्क में, तो वो धीरे से झट से क्या आ जाएगी, आपके चेतन मन में आ जाती है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि चेतन और अचेतन मन के बीच का भाग होता है, परंतु इसमें इच्छाएं अनुभूतियां होती है जो ना तो चेतन मन में होती है ना ही अचेतन मन में होती है। यानी कि वैसी अनुभूतियां जो ना तो चेतन मन में है ना ही अचेतन मन में, ऐसी अनुभूतियां क्या कहलाती है? अचेतन कहलाती है। और अर्धचेतन के अंदर जब कोई बात हो तो उसके अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो उसे हम चेतन मन में ला सकते हैं। क्या करते हैं? चेतन मन में ला सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई कि अचेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है। इसमें आपको याद ये रखना है, प्रश्न आपका किसी भी तरीके से बन सकता है यहाँ पे। तो देखिए चेतन मन क्या होता है, ये आपकी वर्तमान अनुभूति में संवेदनाओं को स्टोर करके रखता है। परंतु चेतन मन के बाद हम अचेतन को पढ़े तो चेतन मन में जो बातें हैं वह आपकी कहाँ आ जाती है? अचेतन मन में आ जाती है। अचेतन से आपकी बातें कहाँ चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। तो चेतन मन क्या होता है? यानी कि आपकी लघु भाग होता है आपके मस्तिष्क का, जो थोड़े समय के लिए उसमें बातें रहती है और धीरे धीरे वो बातें, अगर वो अनैतिक या आपकी पीड़ादायी बातें या इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं आप कहाँ कर लोगे? गमित अचेतन मन में गमित कर लोगे। और अचेतन मन में गमित होने के बाद में वो चीजें क्या स्वप्न के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित होने का और प्रयास करती है और चेतन मन में जाने का प्रयास करती है, परंतु वह नहीं जा पाती। और अचेतन ये हमारे चेतन और अचेतन के बीच के अंदर क्या करता है? पुल का काम करता है। किसका काम करता है? पुल का काम करता है। ये क्या कहा था? किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था कि जो अचेतन जो होता है वह चेतन और अचेतन के बीच में एक पुल का काम करता है। यानी कि एक पुल बना होता है अचेतन और अचेतन के बीच में। अचेतन मन में पड़ी बातों को चेतन मन में लाने के लिए एक पुल बनाया होता है जिसे हम बोलते हैं अर्धचेतन। क्या बोलते हैं? उसे अर्धचेतन बोलते हैं। ठीक है ना? चेतन मन में कोई बात या वो भरसक प्रयास क्या करेगी? आपका प्रयास करेगी चेतन मन में आने का, और अचेतन से बातें कहाँ जाती है? अचेतन में। और चेतन में अगर हम उनको बातों को जोर लगा के याद करने की कोशिश करेंगे तो वह चेतन मन में आ ही जाती है। क्या आ जाती है? चेतन मन में आ ही जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको, चेतन, अचेतन और अचेतन क्या होता है। चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, और अचेतन क्या होता है। ये होता है हमारा व्यक्तित्व का संगठन। और फ्राइड ने व्यक्तित्व के संगठन में ये 3 अवस्थाएं बताई थी जिनका नाम है चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलते हैं हम व्यक्तित्व की संरचना को लेकर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की संरचना को लेकर। जो व्यक्तित्व की संरचना में जो 3 अवस्थाएं होती है ना दोस्तों, वह इन्हीं से जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? इन्हीं 3 अवस्थाओं से जुड़ी हुई होती है। क्या बात करेंगे हम अब? व्यक्तित्व की संरचना। क्या बात करेंगे हम? व्यक्तित्व की संरचना। और व्यक्तित्व की संरचना में जो सबसे पहली आती है बात, वह आती है आपकी इदम। क्या आती है? इदम, जिसे हम बोलते हैं इड। क्या बोलते हैं इसे? इड। फिर आती है अहम, जिसे हम बोलते हैं ईगो। और एक होता है हमारा परा अहम, जिसे हम बोलते हैं सुपर ईगो। क्या बोलते हैं इसे? सुपर ईगो। इदम क्या होता है दोस्तों? इदम क्या होता है? इदम का मतलब क्या होता है? जैसे फ्राइड का संरचनात्मक व्यक्तित्व का सिद्धांत था। देखिए व्यक्तित्व की संरचना के तत्व को क्या बोला जाता है? फ्राइड का संरचनात्मक सिद्धांत बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो फ्राइड ने ही दिया था। किसने दिया था? फ्राइड ने ही दिया था। देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इदम को लेकर। तो जो इदम होती है ना दोस्तों, इदम का क्या मतलब होता है? इदम व्यक्ति का एक जैविक तत्व है। क्या होता है? इदम व्यक्ति का जैविक तत्व होता है। क्या होता है हमारा? ये जैविक तत्व होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व का जैविक तत्व होता है। और ये जो इदम होती है वह सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है? सुखवाद के ऊपर कार्य करती है। सुखवाद के सिद्धांत पर, सुखवाद सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। सुखवाद के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। ऐसी देखिए इसके अंदर कौन सी आपकी प्रवृत्तियां आएगी, कौन सी अनुभूतियां आएगी इदम के अंदर?
ऐसी अनुभूतियां आती है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आनंद देना होता है। क्या होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य आनंद देना होता है। यानी कि जो चीज आपको आनंद देती है उन चीजों को हम किसका भाग मानते हैं, इदम का। क्योंकि सुखवाद के जो चीज आपको सुख देगी, आनंद का मतलब क्या होगा, आनंद का आना मतलब सुख का होना, सुख की अनुभूति होना। और जिस चीज से आपको सुख की अनुभूति होती है वह सभी चीजें आपके क्या है, इदम का भाग है। किसका भाग है, इदम का भाग है। और सुख का अनुभव कराने वाली या संतुष्टि देने वाली जो चीजें होती है वह सारी क्या होती है, इदम का मतलब होता है। अब ये सुख, अब आपको सर ये जो सुखवाद का सिद्धांत है या आनंद देने वाली वस्तु वो कैसी होगी, तो देखिए आनंद देने वाली, अभी हमने पढ़ा चेतन मन के अंदर, फिर अचेतन मन में हमने कहा दमित इच्छाएं होती है हमारी कुछ, परंतु जो इदम के अंदर सुख देने वाली, जो आनंद देने वाली जो चीजें होती है उनका संबंध किसी से भी नहीं होता। वह नैतिक भी हो सकती है, कैसी हो सकती है, नैतिक भी हो सकती है और अनैतिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नैतिक भी हो सकती है और विवेक भी हो सकती है, विवेकशील भी हो सकती है और अविवेकशील भी हो सकती है। यानी कि इसका कोई भी वो नहीं है कि आपकी जो समाज या नैतिक इच्छाएं हैं वही आपके इदम का भाग होगी, वही आपको सुख देगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो समाज के लिए क्या है, अनैतिक है, परंतु हमें वो सुख देती है। हमें क्या देती है, सुख देती है। इसका तात्पर्य क्या है, समाज उसे क्या मानता है, अनैतिक मानता है, गलत मानता है, परंतु वो हमारे लिए क्या है, वो नैतिक है। हमें वो सुख देने वाली है, आनंद देने वाली चीज है, आनंद देने वाली इच्छा है। इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, इदम का भाग मानते हैं। इदम क्या है, सुखवाद के सिद्धांत पर जितनी भी इच्छाएं, चाहे कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, अगर वह आपको सुख दे रही है तो वह सभी इच्छाएं किसका भाग होगी, इदम का भाग होगी। इसका भाग होगी, इदम का भाग होगी। ठीक है ना। वास्तव में इदम किसका भाग होता है, ये अचेतन मन का भाग होता है। किसका भाग होता है, ये अचेतन मन का भाग होता है। अगर सही रूप में इसे देखा जाए तो ये हमारे अचेतन मन का भाग होता है, जिसमें मूल प्रवृत्तियां में नैसर्गिक इच्छाएं रहती है। इसके अंदर हमारी जितनी भी गलत इच्छाएं या जिन्हें नैसर्गिक बोलेंगे, अनैतिक इच्छाएं जो होती है हमारी, हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि अनैतिक इच्छाएं जितनी भी होती है वह सारी की सारी हमें कहाँ रहती है, हमारी नैसर्गिक इच्छाएं जो है वह हमारी इदम में रहती है। और इसमें इस इदम से प्रेरित व्यवहार का परिणाम हमेशा तनाव होता है। क्या होता है, इदम से प्रेरित व्यवहार का परिणाम जो है वो हमेशा कैसा होगा, तनाव देने वाला होगा। अब देखिए ध्यान से समझना। और जिसे फ्राइड ने क्या, तनाव का मतलब क्या होता है, जिसे फ्राइड ने तनाव को किस नाम से पुकारा था, इसने कहा था बगनासा। बगनासा का मतलब क्या था, फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। बगनासा का इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो अगर आपको समझ में नहीं है तो बगनासा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। देखिए हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हो जा रहा है, यानी तनाव हो रहा है। तनाव का मतलब हो जाता है बगनासा होता है। ये तनाव क्यों पैदा होता है, इदम की वजह से। देखिए हमारी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूरा कर नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। हमें वो सुख दे रही है, हमें ये ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगर ये इच्छा हमारी पूरी होती है तो ये हमें सुख देने वाली है, परंतु क्या होगा, अगर हम उन चीजों के ऊपर समय व्यतीत करेंगे तो वो अंत में जाकर वो चीज क्या करेगी, हमें तनाव महसूस, फ्रस्ट्रेशन में डाल देगी। क्या डाल देगी, हमें तनाव देगी। इसीलिए ज्यादा किसी भी चीज को सोचने या विचारने से अच्छा है उस चीज को अचेतन मन में पड़ा ही रहने दीजिए। जो चीज आपकी अनैतिक, कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, मानव जीवन है, मानव जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम कुछ अनैतिक चीजों को अपनी इच्छाएं बना लेते हैं और इन इच्छाओं के ऊपर ये इच्छाएं इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हम तनाव की ओर, फ्रस्ट्रेशन की ओर, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन या तनाव की ओर चले जाते हैं। इसीलिए इदम के बारे में कहा गया ये हमारा जैविक तत्व होता है और ये सुखवाद के सिद्धांत के ऊपर पहली बात आपको मेन याद क्या रखनी है कि इदम जो होती है वो आपके सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये आनंद देने वाली होती है। इसका संबंध किसी भी इच्छा से हो सकता है, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो अनैतिक हो, चाहे विवेकशील हो, चाहे अविवेकशील हो। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी इसका जो अंत होगा ना, इस इदम का जो अंत होगा, इन इच्छाओं का अंत समय होगा ना, वह कैसा होगा, तनाव से भरा हुआ होगा, बगनासा से भरा होगा। इसे फ्राइड ने क्या कहा कि इदम का अंतिम समय क्या होता है, हमारा तनाव से भरा हुआ होता है। क्या होता है, तनाव से। एक इच्छा आपने लगा रखी कि मुझे जॉब लग के क्या करना है, फरारी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, फरारी खरीदनी है। अब दोस्तों फरारी खरीदनी है, आपने ये इच्छा शुरू से लगा रखी है, आप इसके ऊपर कार्य कर,
अंत में अगर मान लीजिए आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्या होगा? आपको तनाव ही तो होगा ना, फिर तनाव ही होगा। किसी चीज को लेकर आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि और अगर वो चीज अगर आपकी पूरी नहीं हो तो वह आपको क्या कर देगी? फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना देगी, भगनाशा का शिकार बना देगी, तनाव का शिकार बना देगी, और फिर आपकी जितनी भी मूल क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड हो जाती है। आपकी जितने भी मूल प्रवृत्तियां हैं वह सभी क्या हो जाती है? आपकी अनबैलेंस्ड हो जाती है। समझ में आया इदम का मतलब? अब बात करते हैं हम अहम को लेकर। अहम को लेकर जब हम बात करते हैं ईगो, ईगो क्या होता है? देखिए, हम ईगो शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? हम किसी के घमंड को लेकर करते हैं, यार इसमें ईगो बहुत है। ईगो का मतलब वो नहीं होता, यहाँ ईगो का मतलब वो नहीं है दोस्तों। ईगो का मतलब यहाँ पे क्या है? ईगम क्या है? ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके ऊपर? ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पे ईगो का मतलब जो है बहुत ही अच्छा बताया गया है। यहाँ पे इदम से भी अच्छा बताया गया है। किसको? ईगो को। तो हर व्यक्ति में ईगो का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ईगो होगी तो ही आप हमारे सामाजिक जीवन में क्या बन पाएंगे? वास्तविक इंसान बन पाएंगे, जिसे समाज भी जानेगा और आपके घर वाले भी आपको जान पाएंगे। तो देखिए, इसका संबंध किससे होता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर होता है, और इदम की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण ये ही रखता है। ये क्या रखता है? ईदम की प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। ईदम की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, यानी कि वह इच्छाएं जो आपको अंत में जाने के बाद तनाव देती है। आपको देखिए, बहुत सी इच्छाएं होती है जिनको हम हमारा क्या बना लेते हैं? हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लेते हैं कि ये इच्छा अगर पूरी नहीं हो उसको लेकर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इन इच्छाओं से अगर आपको धीरे धीरे तनाव महसूस होगा तो इनके ऊपर जो नियंत्रण करेगा ना, वो अहम करेगा। अहम आपको कहेगा भाई ये काम मत कर, नहीं तो कई बार हमारे मस्तिष्क में कई बार वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, यार ये काम क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हम दो माइंड, डबल माइंड हो जाते हैं कि ये काम करूं या नहीं करूं। तो वह स्थिति क्यों होगा? क्योंकि अहम कह रहा है कि तू मत कर ये काम, नहीं तो तू तनाव में जाएगा, और इदम कह रहा है तू कर, तेरे को आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इदम तो कह रहा है आनंद के लिए तू ये काम कर, चाहे वह कैसा भी है, परंतु अहम कहता है नहीं, आनंद से आपको क्या मिलेगा? तनाव मिलेगा, इसीलिए आप ये काम मत कीजिए। आपको अहम उस कार्य को करने से रोकता है। अहम आपको रोकेगा उस कार्य को करने के लिए, और इदम आपको उस कार्य को करने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। इसीलिए कहा जाता है जो अहम होता है वह इदम की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है, और ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ऊपर? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अहम को व्यक्तित्व का सामाजिक निर्णय लेने वाला सिद्धांत माना जाता है। इसके अंदर व्यक्ति अपना सामाजिक निर्णय लेता है। क्या लेता है? सामाजिक निर्णय ले पाता है। अगर आपको कोई किसी बात को लेकर डिसीजन लेना है तो आपका अहम आपकी मदद करेगा कि आपको यह काम करना है। आपकी कोई इच्छा है जो आपको ये लग रहा है कि ये इच्छा नहीं पूरी होने वाली, अगर उस चीज को अगर आप अचेतन मन में डालना चाहते हैं, उस चीज को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो अहम आपकी क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। अहम आपको कहेगा ठीक है तू ऐसा कर कि इस चीज को साइड कर, इदम की बात मत मान, मेरी बात मान, और इसको नियंत्रण कर ले, नहीं तो तनाव में जाएगा। इसीलिए ये क्या कहता है? हमारा जो निर्णय है, डिसीजन लेने वाला, जो डिसीजन कौन दिलाता है हमें? अहम दिलाता है। सही निर्णय, जहां आपको सही निर्णय या सही मार्गदर्शन जो देता है वह आपको अहम देता है, यानी सामाजिक निर्णय लेने वाला माना जाता है। अहम चेतना, इच्छा शक्ति व बुद्धि का तर्क स्वरूप है, जो वास्तव में व्यक्तित्व का कार्यवाहक है। ये हमारे बुद्धि का भाग होता है। ये हमारे किसका भाग होता है? बुद्धि का भाग होता है। ये हमारे किसका भाग होता है दोस्तों? बुद्धि का भाग होता है, और चेतना और इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये किसके ऊपर? चेतना का भाग होता है। ये हमारे किसका भाग होता है? चेतना। क्योंकि चेतना होगी ना, जो वास्तविक इंसान, वास्तविकता का मतलब क्या होता है? वास्तविक वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो देखिए, चेतना क्या है? हमारे वर्तमान समय से जुड़ी हुई होती है। वर्तमान समय में आपको दिखाएगी कि अब आपका माहौल क्या है, आप उसके ऊपर वर्तमान में जिए। आप भविष्य को लेकर मत सोचिए ज्यादा, आप ना पास्ट को लेकर सोचिए, आप वर्तमान को, अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए। आपका भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा, आपका पास्ट चाहे कैसा भी क्यों ना हो। तो इदम जो है वो पास्ट में आपको जो चीजों से आनंद हुआ उन्हीं चीजों को बार बार दोहराने के लिए कहेगी, परंतु अहम जो है वो आपको वर्तमान में रखकर आपको उन चीजों से दूर करने की कोशिश करेगा जो इदम में आपको आनंद का साथ दे रही थी। बात समझ में? अहम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे परा अहम। परा अहम क्या होता है? ये अहम से भी बढ़कर होता है हमारे लिए। क्या होता है? अहम से भी बढ़कर होता है, परंतु अहम हर व्यक्ति के अंदर पाया जा सकता है, परंतु परा अहम हर व्यक्ति में नहीं होता। बस ये बात हमें याद रखनी है।
अहम और पराअहम थोड़ा सा सेम ही है। अहम के अंदर भी हम वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परंतु पराअहम के अंदर हम किसके ऊपर कार्य करते हैं? नैतिकता और आदर्शवादिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं हम? नैतिकता और आदर्शवादिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके ऊपर कार्य करते हैं दोस्तों? आदर्शवादिता के सिद्धांत पर। यानी कि व्यक्ति को आदर्श बनाती है, व्यक्ति को नैतिक बनाने का काम कौन करती है? अहम करती है। क्या करती है? अहम। समाज में व्यक्ति को स्थायित्व दिलाने और समाज के अंदर व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति बनाने में कौन सहायता करता है? पराअहम सहायता करता है। इस तत्व के विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सीख लेता है कि क्या उसे करना है और क्या नहीं करना। ये सब कौन कराता है आपसे? पराअहम। अहम के अंदर अहम आपको रोकेगा, भाई ये काम नहीं करना है, परंतु व्यक्ति को सही रूप में अगर जानकारी जिस काम के लिए होती है, यानी कि शुरुआत से ही अगर पराअहम आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी सुपर ईगो अगर आपके अंदर है, तो वह व्यक्ति कभी भी अनैतिकता की ओर नहीं जाएगा। उसे पता है ये काम नैतिक है और ये काम अनैतिक है, वह उस काम दिशा के अंदर जाएगा ही। अगर चला भी जाए कोई व्यक्ति तो उसके अंदर पराअहम क्या है? कमजोर है। इसी अहम उसके अंदर है, इदम उसका क्या है? कठोर है या मजबूत है, जो उसको अनैतिक कार्यों की ओर लेके जा रहा है और अहम से रोक रहा है। पराअहम ये कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है। समाज के आदर्श व्यक्तियों के अंदर सुपर ईगो की अधिकता हमें देखने को मिलती है। आपके हमारे जो आइडल्स होते हैं या हमारे जो हम कहते हैं हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, उनके अंदर सब में क्या पाई जाती है? सुपर ईगो का भाग सबसे अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के तीनों भाग पर क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इदम होगी, हर व्यक्ति में इदम होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सी व्यक्ति में इदम का भाग ही नहीं होगा, इदम सभी में होगी। अहम भी होगा, पराअहम भी होगा, परंतु व्यक्ति किसको अपना सब सर्वाधिक, किसका कौन सी चीज ज्यादा मजबूत होगी, वह व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण करेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ये आपका व्यक्तित्व क्या बनाता है? लचीला बना देता है। ये आपका व्यक्तित्व कठोर, ये बहुत ही ज्यादा कठोर बना देता है व्यक्ति को। बात समझ में है? इसीलिए कहा जाता है कि ईडम जो है वो जैविक है, जो सुख के सिद्धांत की खोज करता है, और अहम जो है वो मनोवैज्ञानिक है। अहम क्या होता है? ये मनोविज्ञान से प्रेरित होता है, तथा पराअहम हमारा सामाजिक है, जो हमें पूर्णता की खोज की ओर लेके जाता है। किसकी ओर? खोज की ओर, पूर्णता की खोज की ओर। समझ में आया? अब तक हमने चेतन मन के बारे में पढ़ा। देखिए इदम जो होती है वह अचेतन मन का भाग होती है, और जो हमारी अहम होती है वह चेतन मन का भाग होती है। किसका भाग होती है? चेतन मन का। तो ये बात हमें याद है, इसमें चेतना से संबंधित होती है अहम, और जो इदम होती है वह अचेतन से संबंधित होती है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगे व्यक्तित्व गति की को लेकर। सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, परंतु जो बातें हैं वह नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, आपको आराम से आसानी से समझ में आने वाली है। देखिए उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे हम? व्यक्तित्व विकास को लेकर हम बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? व्यक्तित्व विकास। देखिए फ्राइड के सिद्धांत का मनोलैंगिक पंच अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है कि इसे पंच अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंच अवस्था। और इसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, इसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए हैं। क्या बताएंगे हम? व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत इसने कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? 5 प्रकार बताए हैं। जिसमें पहला जो प्रकार बताया है इसने अपने तीसरे तत्व व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत इसने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए। उसके अंदर इसने पहला बताया कि मुख्य कामुक काल होता है। हमारा कौन सा काल होता है? हमारा मुख्य कामुक काल। इसे हम बोलते हैं ओरल स्टेज। क्या बोलते हैं इसे हम? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का जो होती है वो हमारी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होती है। हमारी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होती है दोस्तों। और जो हमारी दूसरी है वो है गुदा प्रकार का काल होता है हमारा। कौन सा होता है? गुदा प्रकार। और जो गुदा प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं एनल स्टेज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एनल स्टेज। और जो एनल स्टेज होती है ना दोस्तों,
वह कब से कब तक होती है हमारी, ये 1 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 1 से 3 वर्ष तक होती है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है हमारे दोस्तों, वह होती है लिंग प्रधान अवस्था। कौन सी होती है हमारी, लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था जो होती है हमारे दोस्तों, जो लिंग प्रधान अवस्था उसी हम फैलिक स्टेज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फैलिक स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, फैलिक स्टेज बोलते हैं। और ये होती है हमारी 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी है अदृश्य अवस्था। कौन सी होती है, अदृश्य अवस्था। कौन सी होती है दोस्तों, अदृश्य अवस्था। और जो अदृश्य अवस्था होती है वह हमारी 6 से लेकर 13 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है, 6 से लेकर 13 वर्ष तक होती है। लेटेंसी स्टेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। उसके बाद होती है जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी होती है दोस्तों, लास्ट हमारी होती है जननेंद्रिय अवस्था। इन्हें सिर्फ समझना है हमें। जननेंद्रिय यानी जेनिटल स्टेज। कौन सी स्टेज होती है ये, जेनिटल स्टेज। और ये जो होती है हमारी कब से कब तक होती है, ये हमारी वयस्क से युवावस्था तक होती है। कौन सी होती है, वयस्क से लेकर हमारी युवावस्था तक होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम मुख्य कामों काल की हम बात करेंगे। देखिए इन अवस्थाओं के अंतर्गत उसने बताया था कि आनंद का जो केंद्र बिंदु होता है, हमारे सुख का केंद्र बिंदु बताया था इन अवस्थाओं के अंतर्गत। किसने, फ्राइड ने। तो इसने कहा था कि जो मुख्य कामों काल यानी कि ओलर स्टेज जो होती है 1 से लेकर जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का, जिसमें एक शिशु होता है, 1 से जन्म से लेकर 1 वर्ष तक एक शिशु कहलाएगा। और उस शिशु के लिए जो आनंददायक भाग होगा हमारे शरीर का, वह क्या होता है, मुख होता है। क्या होता है इसमें, आनंद का केंद्र बिंदु कौन सा होता है, मुख। आपने देखा होगा कि एक जो शिशु होगा वह किसी भी वस्तु को पकड़कर अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, यानी कि उसको आनंद उसी चीज से ही मिलता है। इसलिए उसका मुख जो है, मुंह जो है, वह उसका क्या है, आनंद का केंद्र है। क्या है, आनंद का केंद्र। तो मुख्य कामों काल में हमें याद रखना है कि मुख्य कामों काल ओरल स्टेज के अंदर व्यक्ति के या एक शिशु के आनंद का जो केंद्र बिंदु होता है वह क्या होता है, मुख होता है। परंतु गुदावस्था के अंदर यानी कि एनल स्टेज के अंदर क्या होता है, आनंद का, ये हमारे मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है, हमारी गुदावस्था होती है, जिसे गुदा प्रकार या एनल स्टेज कहा जाता है। जिसके अंदर एक बालक के सुख का केंद्र बिंदु मुख के स्थान पर क्या हो जाता है, गुदा व उससे संबंधित क्रियाएं होती है। गुदा व उससे संबंधित क्रियाएं, गुदा व संबंधित क्रियाएं क्या होगी, उसका सुख का केंद्र बिंदु होगी। फिर आती है लिंग प्रधान अवस्था। तो लिंग प्रधान अवस्था के अंदर हमें याद रखना है कि इस अवस्था के अंदर मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था होती है। और इस अवस्था के अंदर हमारे शरीर के अंदर हमारे 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रा व ओडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो माता की ओर आकर्षित करती है और माता के प्रेम की ओर आकर्षित करती है। और जो ओडिपस होती है वो पिता विपरीत लिंग के प्रति वो आकर्षित करने की जो काम करती है वो कौन सी करती है, हमारी ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि करती है। तो वो ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। किस अवस्था के अंतर्गत, लिंग प्रधान अवस्था के अंदर। लिख सकते हैं ओडिपस व इलेक्ट्रा, आपने पढ़ा होगा। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो हमारी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। फिर आती है अदृश्य अवस्था। और अदृश्य अवस्था के अंदर इस अवस्था में लैंगिक भावनाओं पे हमारा क्या रहता है, नियंत्रण। यानी 6 से 13 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। और बाल्यावस्था के अंदर हमारा विकास क्या होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। बाल विकास में हमने पढ़ा कि बाल्यावस्था के अंतर्गत हमारा विकास जो होता है, हमारी जो लैंगिक क्रियाएं होती है या लैंगिक विकास जो होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, यानी कि अस्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है थोड़ा। तो स्थिर हो जाता है, यानी कि हम कहते हैं अदृश्य अवस्था में किसी प्रकार का कोई भी लैंगिक नियम, हमारी लैंगिक भावनाओं पे हमारा नियंत्रण रहता है। इसमें शरीर का कोई भी आनंद का कोई भी क्षेत्र नहीं होता। इसमें जो एक बालक होगा वह लैंगिक अवस्था के अंतर्गत बिल्कुल क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। बालक क्या रहता है, निष्क्रिय। तो लिख लीजिए यहाँ पे, बालक क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है।
यानी कि लैंगिक विकास पर उसका क्या है, नियंत्रण है। फिर आती है जननेंद्रिय अवस्था। यह व्यक्तित्व विकास की एक किशोरावस्था होती है। ये होती है हमारी जननेंद्रिय अवस्था होती है, वयस्क से युवावस्था तक। ये हमारे व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के अंदर जाने के बाद में विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण जो है वो प्रभावी हो जाता है, यानी कि जो लिंग प्रधान अवस्था में जो दो ग्रंथियां सक्रिय हुई थी, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, वह जननेंद्रिय अवस्था तक जाते जाते क्या हो जाती है, हमारे शरीर में मजबूती प्रदान कर लेती है। और जैसे ही वह मजबूती प्रदान करती है, वह अपना कार्य शुरू कर देती है, जिससे क्या होगा कि जो लड़कियां होगी, यानी कि जो बालिकाएं होगी, वह अपने माता के प्रति स्नेह कर रखेगी। किसके कारण, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और जो पुत्र होगा, बालक जो होगा, वह अपने पिता, बालक जो होगा वह पिता, और इलेक्ट्रा जो है वो माता के प्रति क्या करती है, सॉरी लड़कियां जो है वह अपने पिता की ओर, और जो लड़के हैं अपनी माता की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अपनी माता के स्नेह की ओर रहता है। लड़कों का स्नेह किससे रहेगा, अपने माता से रहेगा, और लड़कियों का स्नेह अपना पिता से रहेगा। किसके कारण, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि कारण बेटा अपनी माँ से अधिक स्नेह रखता है। ओडिपस के कारण बेटा जो है अपनी माँ से ज्यादा स्नेह रखता है। किससे रखता है, अपनी माँ से। और इलेक्ट्रा के कारण जो एक लड़की होती है वह अपने पिता से अधिक स्नेह रखती है। क्या रखती है, पिता से अपना अधिक स्नेह रखती है। ठीक है ना। तो ये थी ये हमारी व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो है हमारा व्यक्तित्व गतिकी। कौन सा है दोस्तों, व्यक्तित्व गतिकी। और व्यक्तित्व गतिकी के अंदर इसने महत्वपूर्ण बात क्या कही है वह हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व गतिकी, देखिए व्यक्तित्व गतिकी जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह की फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें एक थी हमारी जिजीविषा। क्या होती है दोस्तों, जिजीविषा। ठीक है ना। एक होती है जिजीविषा और एक होती है मुमुर्षा। क्या होती है, मुमुर्षा। एक होती है जिजीविषा और एक होती है मुमुर्षा। जिजीविषा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति। कौन सी होती है ये, हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। और जो हमारी मुमुर्षा होती है ना, मुमुर्षा होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। कौन सी होती है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखिए जिजीविषा के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जीने की इच्छा, यानी कि ये क्या होती है, जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति को क्या कहा था सिगमंड फ्रायड ने, इस जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति को इरोज के नाम से जाना था। यानी कि इरोज के नाम की संज्ञा दी थी, इरोज की संज्ञा दी थी, यानी कि इरोज कहा जाता है। जिजीविषा को क्या कहा जाता है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, इरोज। क्या कहा जाता है, इरोज। जो इरोज जो होती है वह हमें क्या करते हैं, जो इसका संबंध प्रेम और आत्म संरक्षण से होता है। अपने जीवन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। किसके अंतर्गत, हमारी जिजीविषा जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत। और जो मुमुर्षा होती है वह हमारे जीवन का अंतिम समय होता है, जिसमें हमारी समस्त इच्छाएं क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और अब हम क्या करते हैं, जीवन को क्या त्यागने का समय हमारा आ जाता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, यह मृत्यु की मूल प्रवृत्ति होता है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना है। इसे मानवीय क्रियाओं का अंतिम समय, मानवीय यानी कि आपकी समस्त क्रियाएं जो है वो समाज के अंदर अब पूरी हो चुकी है, और अब आप स्वर्ग को गमन करने वाले हैं। क्या करने, जब स्वर्ग लोक को गमन करने वाले हैं। तो ये आपकी होती है मुमुर्षा। तो ये सिद्धांत था हमारा मनोविश्लेषण। एक बात और रखना, बालक के जन्म के समय सिगमंड फ्रायड के अनुसार कौन सा संवेग पाया जाता है, तो काम संवेग पाया जाता है। ये बात याद रखना, ये संवेग टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये था हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, या हम इसे बोलते हैं पंच अवस्था सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत हमने पढ़ लिया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी इस क्लास को बार बार देखिएगा, तो 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। कोई भी बात इसमें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई, उसे दोबारा करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट में एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।